डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि हम आपके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। अगर किसी तरीके की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो उस समस्या का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मुख्य विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ दिमाग का कमजोर होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको अपने सामान्य कार्य करने में भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं और उसमें आपको अपने परिजनों की जो है सहायता लेनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से जो है वो संपर्क करें, क्योंकि इसे डिमेंशिया भी कह सकते हैं। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में, जैसे कि आपने पहले ही टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं डिमेंशिया की। एक बार आपको हम फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है डिमेंशिया, कारण, लक्षण और उपचार। और अगर इस विषय से संबंधित या अगर हम कहें ऐसी किसी समस्या से अगर आप भी जूझ रहे हैं और आप हमारे डॉक्टर्स के साथ सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर जो है वो लिख सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखिए, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और इसी के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने सवाल। अगर आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप ईमेल के जरिए भी अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे दो बेहतरीन विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर अनु गुप्ता, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग एम्स में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विन कुमार, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग, मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान, दिल्ली में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर देर किस बात की, अपने कार्यक्रम में जो है वो बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भूमि। आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया यानी दिमाग से जुड़ी एक गंभीर और जटिल समस्या की। डिमेंशिया में व्यक्ति को याददाश्त, सोचने समझने और बातचीत करने में परेशानी होने लगती है। आमतौर पर यह बीमारी 65 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और इसकी शुरुआत बेहद धीमी होती है। हाल की बातें भूल जाना, आसानी से रास्ता भटक जाना और सामान्य कार्यों में गड़बड़ी, ये इसके शुरुआती संकेत हैं। समय के साथ स्थिति बिगड़ती है और 2 से 10 साल में व्यक्ति को खाने पीने, चलने फिरने और रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत महसूस होने लगती है। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के काम में गिरावट का संकेत है, जिसकी वजहें कई हो सकती हैं। सबसे आम कारण है अल्जाइमर, लेकिन इसके अलावा स्ट्रोक, धमनियों का संकुचन या मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले रोग जैसे पार्किंसन भी इसके पीछे हो सकते हैं। कभी कभी सिर में लगी चोट जिससे दिमाग को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है, वह भी क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी (CTE) के रूप में सामने आता है। यहाँ तक कि HIV जैसे संक्रमण, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ा सकते हैं। क्या डिमेंशिया आनुवांशिक होता है? इस पर वैज्ञानिकों की राय एक जैसी नहीं है। हालांकि शोध में ये सामने आया है कि लगभग 60 से 70% मरीजों के परिवार में पहले भी किसी सदस्य को डिमेंशिया हो चुका होता है। इसलिए अगर परिवार में किसी को ये समस्या रही हो तो सावधानी और सतर्कता जरूरी है। याददाश्त कम होना या नाम भूल जाना सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं हो सकता, डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो मरीज को बेहतर जीवन दिया जा सकता है। स्मृति को खोने से पहले आइए जागरूक हों, सतर्क रहें और अपनों का साथ कभी न छोड़ें।
तो अभी आपने डिमेंशिया पर देखी हमारी ये खास रिपोर्ट, और आइए आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया, कारण, लक्षण और उपचार की। अगर इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर हमारे ईमेल आईडी के जरिए हमें अपने सवाल सीधा मेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, यहाँ पे कार्यक्रम में जो बातचीत की शुरुआत है वो आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, डिमेंशिया क्या है, इसे सरल भाषा में किस तरह से समझा जा सकता है? तो यदि हम सरल भाषा या ले मैन की भाषा की बात करें तो अक्सर लोग इसको भूलने की बीमारी कहते हैं। वैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से डिमेंशिया एक पारिभाषिक शब्द है जिसमें बहुत सारे लक्षणों का समूह है, जैसे कि हाल फिलहाल में किए हुए कामों को भूल जाना, जो लोग जिनको हम बहुत समय से जानते हैं उनके नाम जल्दी से ज़ुबान पे ना आन पाना, उनको पहचानने में दिक्कत, रास्ते भूल जाना, वो रास्ते जो हमें बहुत परिचित हैं उनको भूल जाना, शब्दकोश की कमी, व्यवहार में बदलाव, ये सब डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। तो सामान्य उम्र के साथ भी जैसे कुछ भूलने की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, लेकिन यदि ये लक्षण हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर असर डालने लगें, लगातार रहें और सोसाइटी में, कार्यशैली में प्रभाव डालने लगे, तो फिर ये गंभीर रूप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अश्विन, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक फिल्म भी बहुत सालों पहले एक हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं उनकी आई थी, फिल्म का नाम हम यहाँ नहीं ले सकते, जिसमें उन्होंने कुछ भी याद रखना होता था तो वो लिख लेते थे या अपने ऊपर यहाँ गुदवा लेते थे। तो क्या ऐसी स्थिति, इतनी गंभीर स्थिति पहुंच जाती है डिमेंशिया की, क्या उसे डिमेंशिया ही कहते हैं? और जैसे कि हम कई बार मजाक में एक दूसरे को बोल भी, भाई तुम तो उस फिल्म में जो वो था वो नाम उसके जैसे ही हो, तो क्या ये डिमेंशिया की स्थिति ही होती है? देखिए, जो आज जिस फिल्म का आपने जिक्र किया वो तो एक, जैसे मैडम बता रही थी, वो डिमेंशिया के बहुत सारे चीज़ों के बीच में से एक प्रारूप है। लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर डिमेंशिया जो होता है वो एक लंबा चलने वाला बीमारी की तरह आता है, और 5-10 साल में जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है मनुष्य उस स्थिति तक पहुँचे कि वो अपने कार्य करने में बिल्कुल ही असमर्थ हो जाए। वो अपने आमतौर की जीवन की प्लानिंग ना कर पाए, पैसों का देख रेख ना कर पाए, अपने रोज़मर्रा के काम जैसे कि नहाना, धोना, ब्रश करना, ये सब करने में भी असमर्थ हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए डिमेंशिया एक गंभीर बीमारी है और इसकी रोकथाम की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। किसी व्यक्ति को डॉक्टर अनु कैसे पता चले कि उन्हें डिमेंशिया है? क्या इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कौन सी उम्र से जो है इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं? कई बार हम बोलते हैं कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है, बादाम खा लेते हैं, याददाश्त जो है वो तेज़ होगी। तो क्या ये सब चीज़ें कोई मिथ हैं, ये कोई मिथ्या है, या फिर ये चीज़ें सच्चाई है? कि इसके बारे में थोड़ा और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा खुल के बताएं हमारे दर्शकों को। तो डिमेंशिया का जो प्रमुख रिस्क फैक्टर है वो है बढ़ती उम्र। जनरली 60 या 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में इसका रिस्क दोगुना हो जाता है। कुछ लोगों में यह छोटी उम्र में भी पाया जाता है, स्पेशली उन केसेस में जहां परिवार में बहुत से सदस्य छोटी उम्र पर प्रभावित हों। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली मेम्बर को इसका रिस्क है तो बाकी को होगा ही होगा। तो जैसे मैंने बताया, एज इसका सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर है। कुछ चेंजेस हमने पहले भी बात की, उम्र के साथ हमारा ध्यान रखने की शक्ति, हमारी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हम छोटी मोटी चीज़ इधर उधर रख के भूल जाते हैं, या कई बार मल्टीटास्किंग, जब बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, उनमें फोकस करने में जो हम यंग एज पे जितना कर सकते हैं वो शायद हम बढ़ती उम्र के साथ उतना ना कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिए, हमारे पहले कॉलर जो है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, उनका पहले सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारी दिनचर्या होती है, जो मेरा खान पान होता है, जो हम बिना तनाव का नींद लें, तो ऐसी दफा में क्या डिमेंशिया बीमारी से जो है हमें कुछ छुटकारा मिल सकता है? इसके आने के चांसेस कम हो सकते हैं? जी डॉक्टर अश्विन, क्या बताएंगे? नरसुरेश जी, धन्यवाद। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारे डिमेंशिया के कारणों का इलाज नहीं है, तो उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो कहा कि खान पान और दिनचर्या में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपको डिमेंशिया ना हो या उसके होने की संभावना कम हो जाए, तो ऐसी 9 चीज़ें हैं मोटी मोटी जिसका कि ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आप दिमाग को जो है किसी कार्य में या पजल में या
नई चीज़ों को सीखने में लगाएं, रक्तचाप से बचें, शुगर से बचाव हो, व्यायाम नियमित तौर पे किए जाएं, मोटापे से बचा जाए, धूम्रपान से बचा जाए, अवसाद या डिप्रेशन अगर किसी को हो तो उसका इलाज कराया जाए, समाज में लोगों से मिलते जुलते रहा जाए, और अगर सुनने में कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस चीज़ को भी ध्यान में दिया जाए। अगर ये 9 चीज़ें साथ में, और अगर आप शराब ना पिएं, दिमाग में लगी हुई, मस्तिष्क में लगने वाली चोटों से बचें, इन चीज़ों से करने से 40% तक आपको डिमेंशिया होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अनु, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो जब शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तो अगर लगातार होने लगें और हमारी रोज़ की जीवन शैली को ये प्रभावित करने लगें तो अवश्य डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अब डिमेंशिया की रिसर्च में बहुत तेज़ी से ये रिसर्च बढ़ रही है। स्पेशली अल्जाइमर्स के ऐसे नए ड्रग्स आ रहे हैं जो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज पर, जब प्रभाव अभी शुरू ही हुआ है, यदि उस स्टेज पर दिया जाए तो इसकी रोकथाम भी की जा सकती है। ऑल्दो अभी इसमें हिंदुस्तान में ये दवाइयाँ अभी आने में थोड़ा समय है, और पर ये रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रही है, इसलिए इसको शुरुआत में ही पहचानना बहुत ज़रूरी है। और शुरुआती पहचान के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि यदि हमारी जो कार्य क्षमता, जो मानसिक क्षमता हमारी पहले थी, यदि उसमें लगातार गिरावट बनती है और यदि वह गिरावट हमारी रोज़ की जीवन शैली को प्रभावित करने लगती है तो अवश्य हमें इसकी जांच करवानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राकेश जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं शिमला से। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि अक्सर जो है आजकल हम छोटी छोटी बात पर जो है टेंशन कर लेते हैं, या टेंशन करने से क्या ये डिमेंशिया का कारण होता है क्या? और दूसरा सवाल ये, अगर कोई दिमाग में कोई व्यायाम होता है क्या ये डिमेंशिया का कारण होता है? ये दोनों मेरा सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल अपना एक बार फिर से दोहराएं आप। जैसे कि छोटी मोटी हम टेंशन कर लेते हैं, अगर कोई काम मेरा आगे हुआ हम टेंशन कर लेते हैं, तो टेंशन में हम दिन भर सोचते रहते हैं। और ठीक है, तो आप बेसिकली आप पूछना चाहते हैं क्या टेंशन और ओवर थिंकिंग की वजह से भी क्या डिमेंशिया आगे जाके हो सकता है? जी डॉक्टर अश्विन क्या बताएंगे? देखिए, डिमेंशिया के कई तरह के जो प्रकार होते हैं उसमें व्यवहार वाला एक प्रकार ज़रूर है, लेकिन वो जिस तरह से सामने आता है वो कुछ अलग है। पर जैसे मैंने पहले बताया कि रोकथाम में अगर किसी को अवसाद या डिप्रेशन है तो इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। तो डायरेक्टली तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको डिप्रेशन जैसी कोई समस्या हो रही है किसी व्यक्ति को तो उसका इलाज ज़रूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। व्यवहार की बात करें अगर डॉक्टर अश्विन यहाँ पर, तो किस तरीके का व्यवहार होता है खासतौर से जिस पर्सन को अगर डिमेंशिया है, अगर वो स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनके रोज़मर्रा के बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं जिससे कि परिवारजन भी थोड़े सतर्क रहें और उनकी जो है वो मदद कर सकें? जी, जैसे मैडम बता रही थी कि अल्जाइमर्स का जिक्र यहाँ हुआ, वो एक प्रकार का डिमेंशिया है। दूसरे प्रकार के डिमेंशिया को हम लोग फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें व्यवहार के जो लक्षण होते हैं वो पहले आते हैं, याददाश्त के लक्षणों के पहले आते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो हो सकता है बदल जाए। कोई अगर बड़ा मिलनसार व्यक्ति हो, ऐसा अगर वो अलग थलग रहने लगे, या कोई शांत रहने वाला व्यक्ति अगर नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा बात करने लगे या ऐसी चीज़ें करने लगे जो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है, जैसे मान लीजिए कि किसी को राह चलते गाली देने लगे या किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करने लगे या गाली गलौज करने लगे, तो इन चीज़ों को ज़्यादातर लोग मानसिक बीमारियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये डिमेंशिया के ही शुरुआती लक्षण हो। साथ ही साथ कुछ लोगों को खान पीन में भी बदलाव होने लगते हैं, वो ज़्यादा उन्हें भूख लगती है, वो किसी एक खाने के प्रति रुचि रखने लगते हैं, वो अपने रोज़मर्रा के कामकाज में ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हम एपैथी कहते हैं। वो अपने सामाजिक जो कार्यकाज हैं, जैसे कि किसी के दुख को समझना, किसी के रोज़मर्रा की चीज़ों को समझना, जैसे हम सिंपैथी और एम्पैथी कहते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता। या एक और चीज़ हम कहते हैं रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यानी कोई काम जो है वो बार बार करता रहे, जैसे कि उठ के बार बार अपने हाथ धोते रहना, या कोई काम मना करने पर भी बार बार करते रहना। तो ये कुछ लक्षण हैं, व्यवहारिक लक्षण, जो डिमेंशिया की तरफ दर्शा सकते हैं, और ये हो सकता है कि केवल मानसिक रोग ना हो।
बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया पर कि इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है। इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया पर। जी हां, डिमेंशिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपचार क्या हो सकते हैं। अगर आप भी इसके संबंध में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके परिजन में किसी को अगर इसी तरीके की कोई समस्या है, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61 पर, या फिर आप ईमेल आईडी के जरिए भी हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। लगातार हमारे टोल फ्री नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हमारे जो विशेषज्ञ डिमेंशिया के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं उनसे आप सीधे संपर्क करके समस्या का समाधान हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर अनु, अब यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने जान लिया कि क्या इसके लक्षण हैं, लेकिन हमने ये भी जान लिया डॉक्टर अश्विन से कि किस तरीके से जो है वो दिखाई देते हैं व्यवहार में। सबसे ज़रूरी हो जाता है कि डिमेंशिया अगर हमारे परिवार में किसी को है तो बाकी के परिवारजन उनके साथ किस तरीके का बर्ताव जो है वो रखें, किस तरीके से उनके साथ डील किया जाए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रॉब्लम अक्सर हम जब केयर गिवर्स पेशेंट को लेके आते हैं तो अक्सर देखते हैं कि बहुत बार वो उन पेशेंट की समस्या को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि भूलने की वजह से पेशेंट को बार बार वो एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, अपनी बातों को दोहराते हैं, या व्यवहार में बदलाव आने की वजह से वो बात नहीं सुनते और वही बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है। क्योंकि उनका दिमाग कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उनकी वो इतनी समझ भी नहीं होती कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उनकी इंसाइट नहीं होती अपनी बीमारी को लेकर। जी माफ़ कीजिए, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगे, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मराज जी झारखंड से। पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 धर्मराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी, हमको जानना था मैडम कि जी सवाल पूछिए। जी मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि डिमेंशिया किन कारणों से होता है, ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि क्या रेबीज वायरस की वजह से भी डिमेंशिया होता है क्या? किसकी वजह से? रेबीज वायरस। रेबीज वायरस की वजह से, जी ठीक है। डॉक्टर अश्विन क्या बताएंगे, क्या रेबीज वायरस की वजह से भी हो सकता है डिमेंशिया किसी को? देखिए, पहला सवाल जो इनका था वो इम्पोर्टेंट है कि क्या कारण होते हैं डिमेंशिया के। तो अगर हम आमतौर पे साइंस की बात करें तो हम इसको दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक जो रिवर्सिबल है या ठीक किए जा सकते हैं, और एक जो न्यूरोडिजेनरेटिव है, यानी जो किसी और कारणवश लंबे समय तक चलते हैं। तो इसमें विटामिन की कमी भी एक कारण है, इसमें इन्फेक्शंस कारण है, इसमें बार बार होने वाले स्ट्रोक्स यानी जो फालिश होती है दिमाग में वो एक कारण हो सकता है, इसमें टॉक्सिसिटी यानी दवाइयों की वजह से या मेटल की टॉक्सिन्स की वजह से होने वाली चीज़ें हो सकती हैं, इसमें चोट की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से होने वाले कारण हो सकते हैं, इसमें और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन और डिमेंशिया हो सकता है। तो इसीलिए इनको न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन से अलग करना बड़ा ज़रूरी है। आमतौर पर ये जो मैंने कारण बताए ये थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। ये न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशंस जो अगर 5-6 साल में प्रोग्रेस करते हैं तो ये जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशियाज कहा जाता है। इनकी रोकथाम की जा सकती है, तो इसलिए
पहले डॉक्टर के पास पहुंचकर इनका इलाज और इनका कारण जान के उस कारण का इलाज करने से हो सकता है कि डिमेंशिया आगे बढ़े ना। और जहाँ तक रही बात क्या रेबीज़ कर सकता है, तो रेबीज़ एक हाई मोर्टेलिटी वाली डिजीज़ है। जिन लोगों को होता है उनकी मृत्यु बड़ी जल्दी हो जाती है। तो पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक रेबीज़ होता है, उसमें डिमेंशिया का उस कॉन्टेक्स्ट में कोई रोल है नहीं उसमें। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर अनु, मैं चाहूँगी कि आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो इसमें हम जो बात कर रहे थे कि केयर गिवर्स को पेशेंट के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि इसमें हमें पेशेंट को ओवर करेक्ट नहीं करना होता और ना ही हमें बहुत ज़्यादा यह एम्फसाइज़ करना होता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, अभी तो आपको बताया था, आप भूल गए हैं। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन को और बिगाड़ देती हैं। जनरली इन पेशेंट्स में कुछ अनमेट नीड्स होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपनी बीमारी की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो कि एक बिहेवियर में बदलाव के रूप में नज़र आता है। सपोज़ पेशेंट को सिंपल एक कब्ज़ है, उनको स्टूल पास करते हुए दर्द होता है या यूरिन पास करते हुए कोई जलन है या शरीर में कहीं पे कोई दर्द है, तो यह वो दर्द ना बताकर पेशेंट केयर देते समय अग्रेसिव हो सकता है, वो सेल्फ केयर अलाउ नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को, जो भी पेशेंट के बिहेवियर्स होते हैं, उसको समझना कि उस सिचुएशन में क्या कोई एंटीसीडेंट है, क्या सिचुएशन उससे पहले हुई है, क्या कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में शोर है या कोई और पेशेंट दर्द में है या पेशेंट को कोई लोनलीनेस महसूस हो रही है, बोर्डम है, ये सब चीज़ों को समझ के ही पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी एक नियमित दिनचर्या यदि पेशेंट की बनाई जाए, एक जैसे समय पे सुलाना, एक जैसे समय पे उठाना, फिर बाहर लेके जाना, सैर के लिए लेके जाना और कुछ ऐसी गतिविधियां रखना जिनसे उनकी मानसिक स्टिमुलेशन थोड़ी हो सके, लेकिन उनकी करंट कैपेबिलिटी के हिसाब से जिसके लिए आपके डॉक्टर्स आपको उचित गाइडेंस देंगे। और थोड़ा म्यूज़िक या संगीत में यदि पेशेंट की रुचि है तो उसका भी अच्छा प्रभाव होता है। तो एक नियमित दिनचर्या पेशेंट की होनी चाहिए जिसमें कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और एक शेड्यूल हो, तो ये उसके बिहेवियर्स को कम करने में काफ़ी मदद करता है। डॉक्टर अश्मी, जैसे कई बार कहा जाता है कि किसी इंसान के सर पे अगर चोट लग गई तो उससे याददाश्त चली गई, तो क्या वो याददाश्त जो है वो तुरंत चली जाती है या फिर क्या ऐसा होता है? सबसे पहली बात तो असली में यही जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है, और अगर तुरंत अगर ऐसा नहीं है तो क्या वो एज के साथ साथ डिमेंशिया का रूप ले सकता है, जिससे जो परिजन है वो ये समझ पाए कि अच्छा वो फला साल में इनके सर पे चोट लगी थी, उसका असर अब 10 साल बाद या 20 साल बाद देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई बार हमें जो है वो नॉलेज की कमी होती है, तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि 10 साल पहले सर पे चोट लगी थी, उसका असर अब आ रहा है। तो क्या वो डिमेंशिया है या फिर सर पर चोट लगने से किसी की याददाश्त जाना, वो चीज़ अलग है? चोट लगने के कारण दो तरीके से डिमेंशिया हो सकता है। एक तो जब आपका जिस समय चोट लगी उस समय अगर वो चोट बड़ी है, वो ऐसी जगहों पर डैमेज कर गई है कि जहाँ से याददाश्त का कंट्रोल या संचालन होता है दिमाग में, तो उस समय होता है, उसे हम एक्यूट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद डिमेंशिया कहते हैं। वो हाँ तुरंत हो सकता है, जब पेशेंट रिकवर करता है इस इंजरी से तभी से आपको उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। दूसरा, माफ कीजिए आपको बीच में रोकूंगी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनको फोन लाइन पे लेते हैं। पहले रामचंद्र जी। हेलो रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम मेरे को मतलब याददाश्त में थोड़ी कमजोरी है, जैसे पुराने नाम है मेरे रिश्तेदार थे, किसी को मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, आपकी चलने फिरने में भी दिक्कत होती है मेरे को। ठीक है, आपकी उम्र क्या बताए है कुछ बताएंगे? मेरी उम्र है 75-76 के बीच। 75-76 के बीच में। जी डॉक्टर अनु, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ये तकलीफ आपको कितने साल से हो रही है और क्या ये आपके डेली लाइफ में? 75-76 नहीं, क्या ये तकलीफ आपको कितने समय से जो है वो ये समस्या है, और क्या आपको अपने रोजमर्रा के काम करने में भी किसी तरीके की कोई दिक्कतें आती हैं? मैडम तकलीफ मेरे को तो कम से कम 2-3 साल से है। ठीक है, क्या आप अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं या वो भी आप भूल जाते हैं? तकलीफ मेरे को मतलब चलने फिरने में, जब शरीर में मतलब तकलीफ, हाथ पाँव भी दुखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक और सवाल, मैं कुछ भी नहीं होता है काम। ठीक है, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि कभी आपने किसी डॉक्टर को इसके लिए कभी दिखाया है आज तक? क्या कभी आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है आज से पहले? ये
कुछ नहीं खाता हूँ सर, दाल रोटी खाता हूँ मैं। नहीं, कभी क्या किसी डॉक्टर को संपर्क किया आपने जब आपको ये तकलीफ थी? तो नहीं किया। ठीक है जी, डॉक्टर अनु क्या बताएंगे? तो जो भी ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एज क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है, और यदि ये डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आप किसी भी या तो मानसिक रोग स्पेशलिस्ट के को मिल सकते हैं। तो इसमें जो आगे निदान है या डायग्नोसिस है वो बहुत ही एक कदमबद्ध प्रक्रिया होती है। तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ये प्रॉब्लम आपको कब से है, कोई डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि डिप्रेशन भी डिमेंशिया जैसी लग सकती है। और फिर आपकी कुछ मानसिक जांच वो लोग करते हैं जिसमें पता चल जाता है कि आप जो इस उम्र के व्यक्ति, उनकी जो मानसिक क्षमता होनी चाहिए, आप उन टेस्ट्स पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आगे आपके टेस्ट किए जा सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी भी नियर बाय फिजिशियन से या मानसिक रोग स्पेशलिस्ट से एक बार ज़रूर मिलिए। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर अश्विन, मैं चाहूँगी आप अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। जी, हम बात कर रहे थे चोट लगने के बाद होने वाले डिमेंशियाज की। तो मैं ये कह रहा था कि अगर एक चीज़ तो ये होती है कि आपको चोट लगी और फौरी तौर पे जब आप रिकवर किए तो दिमाग के उन अंगों, उन हिस्सों में चोट लगी है जहाँ याददाश्त का संचार होता है, तो आपको याददाश्त की बीमारी या डिमेंशिया उस समय हो सकती है। आमतौर पे ये हो सकता है प्रोग्रेस ना करे, जितनी है उतनी रहे। दूसरा ये है कि अगर कभी कभार छोटी छोटी चोटें दिमाग में बार बार लगती रहती हैं और किसी कारणवश, जैसे कुछ लोग बॉक्सिंग का खेल करते हैं या कुछ लोग कुश्ती करते हैं या किसी लोगों का एक्टिविटी इस तरह की है कि उनको चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन कंडीशंस में लंबे समय तक चोटों लगने के कारण क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्केफेलोपैथी या डिमेंशिया नाम की चीज़ भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपको हम बता दें, आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया के कारण, लक्षण व उपचार के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपके किसी परिजन को ये समस्या है, तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113660 और 61। जब भी आप इन नंबर्स पे फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज़ को बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। और आप अपने प्रश्न हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, swasthkisanlive2024@gmail.com, ये है हमारा ईमेल आईडी। तो जल्दी से अपने सवाल जो है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अनु, अब आप अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहने वाला है कि जैसे कि आपने बताया कि 60 या 65 की उम्र के बाद जो है वो ये चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं। शुरुआती लक्षण भी हमने जान लिए कि क्या है, लेकिन हम उस स्टेज में कभी पहुँचे ही ना, तो उसके लिए आज से जो है वो क्या करना चाहिए? जैसे कोई 40 या 50 की उम्र का इंसान है, तो क्या किसी तरीके की कोई एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रेन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या याददाश्त को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, या सिर्फ बादाम खा के काम चल सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो मिडिल एज से ही ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता कि जो चीज़ हमें 60 या 65 के बाद देखने को मिल रही है उसका रिस्क ब्रेन में 20 साल पहले ही शुरू हो चुका होता है। तो यदि 40 या 50 साल की उम्र के ऑनवर्ड्स हम कुछ चीज़ों को ख्याल रखें, जैसे कि हमारी डाइट में बादाम खाना सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। डाइट में मैं कहूँगी कि साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियाँ, सीजनल फल और नट्स, ऑफ कोर्स ये बादाम, अखरोट, ये भी अच्छे होते हैं। और कुछ चीज़ों को नियंत्रित भी करना होता है, जैसे ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा फ्री शुगर नहीं लेनी चाहिए, और जो तेल जो है नुकसान पहुंचाते हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए। सो डाइट एक एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा एक 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, शारीरिक व्यायाम, मानसिक गतिविधियों में कई तरीके हैं करने के, जैसे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग क्रॉसवर्ड करना पसंद करते हैं, कुछ अखबार में पज़ल या सुडोकू सॉल्व करना पसंद करते हैं। अगर आपका इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं है तो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, जो घर में छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनके साथ कुछ दिमाग वाली गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगे, हमें एक कॉल आ गया है पुरुषोत्तम जी का, जम्मू कश्मीर से। आइए पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो
नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, तहसील परनुआ, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? ये जो याददाश्त की कमजोरी होती है, ये उम्र के हिसाब से होती है कि कभी भी हो सकती है? ठीक है, बिल्कुल। आपके इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर जरूर लेंगे। आप हमारे साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में बने रहें। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और पुरुषोत्तम जी के सवाल को करेंगे शामिल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात करें डिमेंशिया के बारे में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें पुरुषोत्तम जी ने जम्मू कश्मीर डोडा से हमें फ़ोन किया है और अपना सवाल पूछा है। डॉक्टर अनु, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दें और उसके बाद अपने जो जानकारी आप दे रही थी उसे आगे बढ़ाएं। तो छोटी उम्र में भी डिमेंशिया देखने को मिलता है, पर यह एक तो इसकी कम है, बढ़ती उम्र के हिसाब से इसके रेट छोटी उम्र में काफ़ी कम होते हैं। यदि 100 डिमेंशिया के पेशेंट हम देखते हैं तो 5 से 10 ही होंगे ऐसे जिनको 60 साल की उम्र से पहले डिमेंशिया डायग्नोस होगा। और दूसरा ये है कि यदि छोटी उम्र में डिमेंशिया डायग्नोस होता है तो इसके कारण भी अलग होते हैं। तो इसमें जेनेटिक कारण मिलने का या कोई रिवर्सिबल कारण का, जिसमें डिजेनरेशन नहीं हो रही ब्रेन में या ब्रेन की कोशिकाएं किसी और वजह से हानि उनको पहुंच रही है, जैसे डॉक्टर अश्विन ने पहले बताया कि ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई ऑटो इम्यून कारण हो गया, विटामिन की कोई कमी हो गई, हार्मोनल समस्या हो गई या सिंपली डिप्रेशन। तो ये सब फैक्टर्स हमें यंग एज पे देखने होते हैं। जी बिल्कुल। और जो आप जानकारी वहाँ दे रही थी, मैं चाहूँगी कि उसे आगे बढ़ाएं। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि हमारी रूटीन ऐसी क्या होनी चाहिए कि 30s या 40s से ही हमें कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेके आने हैं। हमने डाइट की बात करी, स्लीप की बात करी और हमने बोला कि एक शारीरिक गतिविधि भी हमारी दिनचर्या में होनी चाहिए। मानसिक गतिविधि में हमने हमारी रुचि के अनुसार हम एक्टिविटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ना या कोई भी नई तरह की कला सीखना, जिसमें बहुत सारे हमारे ब्रेन के फंक्शंस इन्वॉल्व हों। जैसे जो घरेलू स्त्रियां हैं वो कोई नई रेसिपी बनानी सीख सकती हैं, या आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई वाद्य संगीत सीख सकते हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी चुन सकते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। और इसके अलावा सोशल मेलजोल बना के, सामाजिक मेलजोल बना के रखना, अपने लिए कुछ समय निकाल कर थोड़ा ध्यान या योग लगाना, ये भी बहुत लाभदायक माना जाता है। पर ये सब चेंजेस ज़रूरी हैं कि हम 30s या 40s ऑनवर्ड्स ही करें। और साथ साथ क्योंकि आजकल मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर यंग एज में भी बहुत मिल रहा है, लकवे का कारण बन रहा है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना, यंग एज से नियमित रूप से चेकअप कराना, अगर डायग्नोस होता है उसका नियमित रूप से दवा लेना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी रिस्क फैक्टर्स हमारी हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो सब हमारे ब्रेन की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विन, क्या इसके अंदर आप कोई और जानकारियां भी जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैम ने काफ़ी सारी चीज़ों को परिभाषित किया है। इसमें 2-4 चीज़ें और हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। शारीरिक व्यायाम बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ना केवल आपके रक्त धमनियों को और दिल को मजबूत रखता है, बल्कि ये आपके मोटापे को कंट्रोल रखता है, ये आपके उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और दिमाग को भी स्वस्थ बनाए रखने में मददगार रहता है। तो कम से कम हफ्ते में 3 बार 20 से 30 मिनट करें। हमारे गांव के जितने भाई हैं जो जिस तरह की उनकी कार्यशैली रहती है दिन भर की, तो उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे उनका काम हो सकता है। लेकिन 20 से 30 मिनट कम से कम 3 बार सप्ताह में। और जहाँ तक रही बात ये कि आपको दिमाग का किस तरह से व्यायाम करना है, तो सुडोकू या पजल जिस तरह से मैम कह रही थी वो करना चाहिए। कोई बहुत सिंपल चीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीधे हाथ से ब्रश करते हैं तो आप उल्टे हाथ से करना शुरू कर दीजिए, तो आपका अटेंशन फोकस रहता है, आपका ब्रेन जो है वो उसको अलग तरीके से प्रोसेस करना शुरू करता है। पुरुष
पुरुष जो हैं वो कहीं खाना बनाना सीख लें, महिलाएं जो हैं वो गार्डनिंग करना सीख लें। इस तरह की छोटी चीज़ों से भी दिमाग को लचीला बनाए रखने में और उसको एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। और ये देखा गया है कि जो व्यक्ति 60 साल के ऊपर हैं और जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उनमें डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं बनस्पत जो नहीं करते हैं उनके। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ पे डॉक्टर अश्विन आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे युवा हैं उनको ध्यान में रखते हुए कई बार क्या होता है, हमारे जो आज का युवा है जॉब्स करते हैं, कई हमारे जो युवा हैं उनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं MNCs में, या फिर कई जो बच्चे हैं अभी कॉलेज में हैं, रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं, उनकी दिनचर्या ये है। क्या ऐसे में यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की अपनी दिनचर्या रखें? क्या ऐसे में आगे जाके उनको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं? जैसे कि मैम बता रही थी कि ये बीमारी तो 60-65 में आती है, लेकिन उसकी जो नींव है वो 30-40 साल की उम्र में ही पड़ जाती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अपने आप को स्लीप डिप्राइव्ड रख रहे हैं, आप सो ठीक से नहीं रहे हैं, कंफर्टेबल नींद जैसे किसी की 6 घंटे की हो सकती है, किसी की 8 की हो, अगर आप कंफर्टेबल स्लीप नहीं ले रहे हैं तो वो आपको लेनी चाहिए। जी माफ कीजिए, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगे। हमारे अगले कॉलर यासीम जी मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी यासीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजगढ़ मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? ये हमारा दिमाग जो है रोड पे बाइक पे चल रहा है तो एक ही दिमाग रह जाता, कुछ भी हाथ में रहता है, उससे दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल? हाँ। कब से ये समस्या है आपको? कम से कम 25 साल से चल रही है। मतलब 5 साल से? क्या आपने कभी? आपकी तो 33 साल उम्र है, 25 साल के बाद में चलिए समझ। अच्छा, 33 आपकी उम्र है, तो आपने क्या कभी किसी डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी तरीके की कोई दवाएं चली हैं इसके लिए? नहीं दिखाया। ठीक है जी। डॉक्टर अश्विन, क्या बताना चाहेंगे? मैं सवाल अगर आप मुझे दोहरा दें। जी, वो ये कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र है 33 साल, जब ये 25 साल के थे तब से इनको भूलने की जो है वो समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कभी इसके लिए कोई मेडिकेशन जो है वो नहीं लिया गया। जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि डिमेंशिया इस उम्र में होना दिमाग की कोशिकाओं के डैमेज होने के कारण थोड़ा सा कम स्वाभाविक लगता है। तो इनको अपने किसी करीबी डॉक्टर जो मानसिक विशेषज्ञ हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलकर ये देख लेना चाहिए कि ये वाकई में क्या इसमें डिमेंशिया के लक्षण हैं या ये किसी मानसिक रोग की वजह से भी हो सकता है या किसी चिंता या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। तो ज़रूर मिल लें, इसको खामख्याली में न रखें, मिलकर अपनी ये समस्या का निदान करें। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में आप क्या बताएंगे आगे? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो आज का हमारा युवा है। जी हाँ, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि नींद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आज के युवा को क्या करना चाहिए। तो अगर आप स्लीप डिप्रीविएशन है तो स्लीप अपने आप को कोटा पूरा दें। और जैसे कि हमारे पहले से लोग कहते हैं और स्वामी विवेकानंद ने भी जैसे कहा है कि आपकी शारीरिक स्फूर्ति जो है वो मानसिक स्फूर्ति के लिए लाभदायक होती है, तो युवा को तो आज से ही अपने जीवन में ये ढाल लेना चाहिए कि रोज़ जीवन में एक्सरसाइज ज़रूर करनी ही चाहिए। ये ना केवल आपके शरीर को मजबूत बनाएगा बल्कि आगे होने वाले डिमेंशिया को दूर भगाने में भी मदद करता है। साथ में ये जैसे भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुगर को और मोटापे को कंट्रोल करता है। एक और चीज़ है, मैं आजकल लोग काम के स्ट्रेस के कारण हो सकता है स्मोकिंग का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, शराब का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लैंडसेट 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई 3 चीज़ें रोकनी है तो उसमें से शराब एक चीज़ है और स्मोकिंग दूसरी चीज़ है। तो इन तरह के व्यसनों से भी बचना चाहिए। एक योग और मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि आपकी जो चिंताएं, जो स्ट्रेस है, उसको आप मैनेज कर पाएँ ठीक से। खान पान का ध्यान रखें। हम खान पान की बात कर रहे थे कि हरी सब्जियां, सब साबुत ग्रेन्स या होल ग्रेन जिसे हम कहते हैं, जिसमें मिलेट्स हैं, ज्वार हैं, दलिया हैं, ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं इसको, तो एक प्लेट उस तरह से आप बना के चल सकते हैं जिसमें 50% जो आपकी हरी सब्जियां हो, जिसमें कि नॉन स्टार्ची, मतलब जिसमें मांड ना हो, यानी आलू को छोड़कर हरी सब्जियां 50%, 25% आपका प्रोटीन हो, जिसमें आप दाल खाएं, सोया खाएं, पनीर खाएं, और बाकी 25% जो है आप कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं किसी भी तौर से लें। चावल अनपॉलिश्ड खाएं और गेहूं जो है आटा अगर चोकर के साथ ले तो बेहतर। होल ग्रेन्स का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा अनपॉलिश्ड, नॉन प्रोसेस्ड। तो ये चीज़ें करने से आप डाइट एक आज से अपनाएं उसको। एक्स्ट्रा शुगर जो है वो न लें, इससे
आपका वेट भी नियंत्रित रहता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया दिमाग में कम रहती है, तो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेसेस हैं वो कम रहते हैं। तो ऊपर से शुगर जो है उसको थोड़ा कम रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल शुगर छोड़ दें और जीवन में उसका लुत्फ़ ना उठाएं, खाएं, लेकिन नियमित और संतुलित तौर पे खाएं। अगर आप मांस या चिकन या मटन का प्रयोग करते हैं तो हफ्ते में 1 आध बार उसका भी सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बचें शराब से और स्मोकिंग से और एक्सरसाइज को अपनाएं। जी डॉक्टर अनु, आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे सपोज हम मान लें एपिलेप्सी की अगर किसी को दिक्कत है, तो क्या ये आगे चल के डिमेंशिया का भी रूप ले सकती है? क्या किसी को अगर किसी भी तरीके की कोई न्यूरो प्रॉब्लम है तो क्या आगे चल के ऐसा संभावित है कि उन्हें डिमेंशिया हो सकता है? सब तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में डिमेंशिया का रिस्क नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूर होती हैं जैसे एपिलेप्सी पर से है। एपिलेप्सी में अगर दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं या दवाइयाँ बहुत सारी चलती हैं तो उससे ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें जनरली ऐसा नहीं है कि उनको हर एपिलेप्सी के पेशेंट को बाद में जाके डिमेंशिया होगा, तो ऐसे कोई डायरेक्ट लिंक इन चीज़ों का नहीं है। लेकिन कुछ और बीमारियां हैं जो कई बार मिडिल एज में आती हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसमें बार बार ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी अटैक्स होते हैं, तो उसमें कुछ समय के बाद ब्रेन की जो कार्य करने की क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो कुछ का लिंक है, कुछ का नहीं है। ये बहुत ही डिजीज़ टू डिजीज़ डिपेंड करता है, वेरिएबल है। बिल्कुल। अब धीरे धीरे अगर हम बात करें इसके उपचार के बारे में, तो क्या इसका उपचार होता है? इसका शुरुआती उपचार क्या है? क्या ये मेडिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है? क्या बताएंगे? जैसे कि शुरुआत में मैम ने इस बारे में बताया कि शुरुआती तौर पर बीमारी को पकड़ लेने में फ़ायदा क्या है, वो ये है कि आजकल रिसर्च में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो माइल्ड या मॉडरेट स्टेज में, ज़्यादातर अर्ली स्टेज में आप देने पर बीमारी की जो प्रोग्रेशन यानी बढ़ने की जो गति है उसकी रोकथाम की जा सकती है, उसको रोका जा सकता है। तो खैर दवाइयाँ अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, पर नियर फ्यूचर में ज़रूर उपलब्ध होंगी। तो इसी वजह से समाज में इसकी अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है ताकि उसके लक्षणों को पहचाना जा सके और इन तरह के उपचारों का प्रयोग किया जा सकते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं जिसके हम बात कर रहे थे व्यवहार की, तो उनको कुछ हद तक दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन ये एक तौर पर सिम्टोमेटिक केयर होता है, ये पूरा निदान तो नहीं होता, बट हाँ बीमारी को कुछ हद तक दबाए रखने में। और जैसे आप कह रहे थे कि केयर गिवर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को संभालना, तो ये उसके लिए भी मददगार होता है कि उनके व्यवहार को थोड़ा कंट्रोल में रख पाता है और उनके याददाश्त की सिम्टम्स को थोड़ा बेहतर कर पाता है ताकि उनकी ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन और केयर जो है ना वो बेहतर हो पाए। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर अनु एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं अलग अलग चीज़ों में बिलीव करते हैं। कोई एलोपैथी में बिलीव करता है, कोई होम्योपैथी में, कोई आयुर्वेदिक में। अगर किसी व्यक्ति को डिमेंशिया है और शुरुआती लक्षण दिखने को मिल रहे हैं या फिर कहें कि वो एक सिवियर कंडीशन में आ चुका है और पता ही नहीं चला, बाद में पता चला, तो शुरुआती जो हमें अपनी मेडिकेशंस लेनी है वो किस में ज़्यादा है? कौन सी लेनी चाहिए? क्या एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदा? आई नो कि ये तीनों ही अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों के नज़रिए से, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि एलोपैथी का प्रभाव जो है वो आगे जाके साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। कोई कहता है होम्योपैथी का अगर नुकसान, फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। कई लोग आयुर्वेदिक में ज़्यादा मानते हैं। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरा, लेकिन दर्शकों के नज़रिए से पूछना ज़रूरी है। होम्योपैथी और आयुर्वेदा के हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं हैं, बट आयुर्वेदा में कुछ ऐसे रसायन या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे ब्रह्मीवटी, जिसमें कुछ रिसर्च भी की गई है, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च अभी चल भी रही है। तो देखा गया है कि कुछ हद तक इनिशियल स्टेजेस में उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक बार यदि डिमेंशिया बढ़ी हुई स्टेज में आ जाए तो इन दवाइयों का या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स का कितना फ़ायदा होगा ये कहना मुश्किल है। उस स्टेज पर तो आई थिंक एलोपैथिक दवाई, लेकिन एलोपैथिक दवाई भी एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को दिखा के लेनी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे पेशेंट को एक मानसिक रोग, साइकाइट्रिक डिजीज़ समझकर
बहुत सारी साइकेट्री की दवाइयाँ पंप कर दी जाती हैं और ये दवाइयाँ कार्य करने की बजाय बल्कि नुकसान करती हैं। तो दवा सही होनी चाहिए, सही डोज में होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें वो दवा, अगर साइकेट्री वाली दवा देनी भी पड़े तो वो कुछ समय के लिए देकर उसको फिर हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सेंटर्स अब हिंदुस्तान में हर जगह हैं जहां मेमोरी क्लिनिक्स हैं, जहां अक्सर ऐसे पेशेंट्स देखे जाते हैं जिनको इन पेशेंट्स को देखने का एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक वहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए, एक बार ज़रूर ओपिनियन लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, क्योंकि इसी विषय पर आगे चर्चा जरूर बढ़ाएंगे और आपके सवालों का भी स्वागत करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के जरिए तुरंत भेज सकते हैं। कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं डिमेंशिया, कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इसी विषय से संबंधित तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स के जरिए हमसे संपर्क साध सकते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी के जरिए भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे दोनों ही विशेषज्ञ डॉक्टर अनु और डॉक्टर अश्विन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके प्रश्नों का हम जो है वो समाधान यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करें। डॉक्टर अश्विन, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि किसी को अगर डिमेंशिया है तो उनके शुरुआती टेस्ट क्या होते हैं? क्या एमआरआई कराया जाता है? क्या बताएंगे? अब सिटी स्कैन करवाया जाता है? क्या होता है इसके शुरुआती टेस्ट? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो पहला कदम है ना इसमें, वो ये है कि आप अपने सिम्टम्स को पहचानिए और डॉक्टर के पास जाइए। एक जैसे मैम बता रही थी कि एक एल्गोरिदम यानी सिलसिलेवार तरीके से एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो पहले तो सवालों के द्वारा और टेस्टिंग के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि आपके डिमेंशिया में कितने डोमेन्स हैं। ऐसा अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो कई डोमेन्स होते हैं जो मनुष्य को कार्य करने में मदद करते हैं। तो अगर एक भी डोमेन में दिक्कत होती है तो आप उसको डिमेंशिया कह सकते हैं। तो कितने डोमेन्स उसमें अफेक्टेड हैं और वो किस प्रकार का डिमेंशिया है, क्या वो रिवर्सिबल टाइप का है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, या वो इरिवर्सिबल टाइप का है कि अल्जाइमर्स है या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, तो वो किस प्रकार का है उस तरह का एक अंदाज़ा डॉक्टर को लगता है। उसके बाद जो रिवर्सिबल कारण होते हैं उसको पहले ढूंढना मेरे ख्याल से आवश्यक होता है उन लोगों में, खासकर जिनमें जो यंग हैं, ताकि अगर उसकी रोकथाम की जा सके शुरुआत में तो वो की जा सके। तो उनके लिए बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, वो हम कराते हैं, जिसमें कि हम देख लेते हैं कि कोई हार्मोनल दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई विटामिन की कमी वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आप स्कैन्स कर सकते हैं। एमआरआई स्कैन से कुछ एक हद तक अंदाज़ा लग जाता है दिमाग कि किन हिस्सों में डैमेज है, कि कौन से हिस्से सूख रहे हैं, उससे एक अंदाज़ा लग पाता है सिम्टम्स को और उस स्कैन को सामने रखते हुए। आजकल कुछ नए टेस्ट भी हैं जिसमें कि CSF नाम का एक टेस्ट है, उसको आप करके बायोमार्कर्स भेज के आप पता कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट भी हैं, उससे भी थोड़ा बहुत जो है अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार का डिमेंशिया है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अनु, यहाँ पे एक और प्रश्न है मेरे मन में जो मैं आपसे चाहूँगी कि मैं पूछ लूँ। अल्जाइमर और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है? कई बार ऐसा भी होता है, मैं जानती हूँ अल्जाइमर अलग है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बैठे बैठे वो जोन आउट हो जाते हैं, उनको हिलाना पड़ता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो क्या ये भी एक शुरुआती लक्षण हो सकता है किसी का डिमेंशिया के लिए, अगर पूछना चाहे तो सबसे पहले आपका पहला सवाल कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया सेम हैं, अलग हैं, इनमें क्या चीज़ है? तो डिमेंशिया मैं कहूँगी एक बहुत ही जनरल टर्म है, एक लक्षणों का समूह है। तो जैसे हम कहें बुखार और बुखार का कारण मलेरिया, इसी तरीके से डिमेंशिया एक जनरल टर्म है और डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हैं। अल्जाइमर्स उनमें से सबसे प्रमुख और सबसे आम मिलने वाला कारण है। और दूसरा सवाल कि जो ये जोन आउट हो जाना
तो इसको पेशेंट से और बहुत सारे सवाल पूछ के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। क्योंकि कई बार बड़ी उम्र में और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे दौरे या कुछ और तरह की समस्या हो सकती है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र कर सकता है। तो इसको सीधा हम डिमेंशिया के सिम्टम के साथ नहीं ऐसे जोड़ सकते। बिल्कुल। और डॉक्टर अश्विन, स्ट्रोक्स और डिमेंशिया में क्या अंतर है, इसे कैसे समझें? स्ट्रोक्स और डिमेंशिया में अंतर ये है कि स्ट्रोक जो है वो डिमेंशिया का कारण हो सकता है। तो बार बार ब्रेन में लकवे पड़ने से कोशिकाओं को डैमेज होता है और उससे आपको आगे चलकर डिमेंशिया हो सकता है, जिसको आप वैस्कुलर डिमेंशिया कहा जाता है। तो जिन लोगों को वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, स्मोकिंग हो गया, प्लस साथ में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और या कोई आनुवंशिक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक्स बार बार पड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे डिमेंशिया हो सकता है। इसका प्रकार अल्जाइमर्स डिमेंशिया के प्रकार से थोड़ा अलग हो गए, उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होंगे, प्रोग्रेशन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इसको कहते हैं कि स्टेप लैडर, कि मतलब पहले डिमेंशिया स्ट्रोक होता है, एक डिमेंशिया आता है, फिर थोड़ी देर के लिए स्टेबल होता है, फिर एक और स्ट्रोक के बाद फिर थोड़ा डाउन जाता है। सो ये लगातार एक डाउनहिल प्रोग्रेशन ना हो के बीच में कुछ पोर्शंस ऑफ स्टेबिलिटी इसमें मिलती है। इसमें कई और शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पेशाब की दिक्कत, बार बार पेशाब जाना, चलने में दिक्कत, पैर जो हैं वो धीमे हो जाना, एक तरीके से ज़मीन पे चिपक जाना या बहुत धीरे धीरे चलना, हाथ पैरों में कंपन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैस्कुलर डिमेंशिया के लक्षणों की तरफ जाते हैं। तो जैसे मैम बता रही थी कि बुखार और मलेरिया, वैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और वैस्कुलर डिमेंशिया ये एक प्रकार हो गए। जी बिल्कुल। तो अभी भी हमारे कार्यक्रम में थोड़ा समय बाकी है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो आप हमें तुरंत फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर हमें ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने सवाल जो है वो आप पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर अनु, बातों बातों में और रिपोर्ट में भी हमने देखा जेनेटिक्स के बारे में जो है वो बात हुई, तो क्या डिमेंशिया जेनेटिक्स है, क्या बताएंगे? तो जेनेटिक मतलब फैमिली में जब डिमेंशिया चलता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब केयर गिवर्स अपने पेशेंट को लेकर आते हैं तो वो बहुत कंसर्न फील करते हैं कि हमें भी छोटी छोटी भूल लग रही है, कहीं हमें भी ये सेम चीज़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि हर डिमेंशिया जेनेटिक नहीं होता, तो यह समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि फैमिली में किसी को डिमेंशिया है तो रिस्क हो सकता है, और एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अगर हम यंग एज से अपनाएं तो हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें गंभीरता तब आती है जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, मानो कई जनरेशन्स में, 2 या 3 जनरेशन्स में मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स में ये प्रॉब्लम हो और छोटी उम्र में ये सिम्टम स्टार्ट हों, तो जेनेटिक कारण होने का चांस ज़्यादा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर अश्विन, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है। कई लोगों को एक समय के बाद आदत हो जाती है बैठकर खुद से बातें करने की, वो अपने आप से बातें जो हैं वो करते रहते हैं, अपनी बातें जो है वो दोहराते रहते हैं, जिसे ये भी कहा जाता है कि पुरानी कोई याद जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं, ये भी एक बिहेवियरल इशू है। क्या ये भी डिमेंशिया की ओर रुख कर सकता है या फिर ये कोई अलग ही चीज़ होती है न्यूरो में? जी, जैसे हम काफ़ी सारे व्यवहारिक सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि जो व्यवहार में सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें ये सेल्फ मटरिंग या माफ़ कीजिए डॉक्टर अश्विन, यहाँ पे रोकूंगी। संगीता जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ गई, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम मेरे ना 2-3 में होती है ना दर्द, जब तो मेरे जो शरीर में है वो कंपन हो जाता है और मैं तो कभी मेरे को सारा शरीर में दर्द हो जाता है कि मैं बेहोश हो गई। अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं, हमें कुछ समझ नहीं आया। आप क्या पूछना चाहती हैं? मैम मेरे ना जो सिर में है ना दर्द मेरे, ठीक है, ये जो आंखों की होती है ना नसें, ठीक है, झंझनाहट सी होती है, सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, झंझनाहट सी होती है, शरीर में कंपन रहती है। ठीक है जी, डॉक्टर अश्विन क्या बताएंगे? नहीं, इनका जो सिम्टम्स है वो हो सकता है डिमेंशिया ना हो, क्योंकि सिर में दर्द होना और शरीर में झुंझुनाहट होना वो कई कारणों की वजह से हो सकता है। सिर का दर्द माइग्रेन भी हो सकता है और कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल नज़दीकी जो अपने डॉक्टर हैं उसे एक बार दिखाएं। डिमेंशिया के तो ये शुरुआती लक्षण होने की संभावना कम ही जी। उसी बात पर अगर हम दोबारा आते हैं तो मैं चाहूँगी जानकारी आगे बढ़ाएं आप।
जो हम बात कर रहे थे, जो अभी हो रहा है मेरे साथ उसे कहते हैं अटेंशन डाइवर्ट होना। तो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इस तरह का होता है और ये बार बार होता है, तो क्या ये डिमेंशिया है? तो नहीं, इसको कहते हैं जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जब दो सवाल के बीच में जा रहे होते हैं। कई लोग जो है वो खुद से बैठ के बातें करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो व्यवहार के जो हम सिम्टम्स का चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक तौर पे कोई ऐसा काम करना जो नहीं करना चाहिए, या उसका ध्यान अपने कार्यों की तरफ नहीं है, तो उसमें सेल्फ मटरिंग या इस तरह की बातें भी एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन इसको मानसिक रोग से भी अलग करके देखना ज़रूरी है, और इसीलिए इसको पूर्णतया डिमेंशिया के लक्षण मान लेना भी सही नहीं है। एक विशेषज्ञ को दिखा के इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे को इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी आपने डिमेंशिया से संबंधित, उसके लिए एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया। तो आज हमने बात की डिमेंशिया, उसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी एक विषय पर हम जो है वो अपने कार्यक्रम को करें, तो आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और अगर आप कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो फिर आप YouTube के ज़रिए भी हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं YouTube पर जाकर। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। जैसे कि ये QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाकर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम को दोबारा फिर से देखकर तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। एक तरीका है, अगर जीवन